ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। नमस्कार श्रोताओं, रोज की तरह हम हाजिर हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला का एक और नया अंक लेकर। कहते हैं अगर हम धैर्य और संयम से काम लें तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। कोरोना को लेकर हमारे अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। इसलिए कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर सूर्यकांत कोविड वैक्सीनेशन नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के IMA एकेडमी ऑफ नेशनल स्पेशलिटीज के वाइस चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी, धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, अगर कोरोना की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो देश में कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है और पिछले 22 दिन में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में और भी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी खतरा भी बरकरार है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने ठीक कहा कि 1 महीना से ज्यादा लंबे अंतराल में केसेस लगातार बढ़ते गए और ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी सीमाएं और सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और हुआ भी। 2020 का जो रिकॉर्ड था जी 98,000 का 16 सितंबर का, वो बहुत जल्दी न सिर्फ टूट गया बल्कि उससे 4 गुना यानी लगभग 4 लाख केसेस पर डे पर भी पहुंच गया। और मृत्यु दर भी लगभग 4-4.5 हजार प्रतिदिन पर पहुंच गई थी जी। लेकिन भारत ने मुसीबतों से लड़ना सीखा है। हमारे नेतृत्व स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने का साहस है। और हमारा जो पूरा तंत्र विकसित हुआ है 2020 में, आपने देखा होगा कितनी तेजी से तंत्र जी डॉक्टर सूर्यकांत, पूरी तेजी से जो चिकित्सा तंत्र डेवलप हुआ, उसकी पूरी ताकत मनोयोग के साथ हम बधाई देंगे सभी डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हेल्थ केयर वर्कर्स को कि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और कुछ ही हफ्तों में इसको काफी कंट्रोल कर लिया। और अब तो लगभग केसेस आधे रह गए हैं और काफी कुछ स्थिति नियंत्रण में आ गई है। लेकिन जैसे हम पहली वेव के बाद लापरवाह हो गए थे नवंबर दिसंबर में, हमें बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। और आपने सिद्धार्थ जी बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा कोविड अनुशासनात्मक व्यवहार है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अर्थात मिलने पर नमस्ते ही करना, हाथ नहीं मिलाना, हाथ धोते रहना और बाहर निकलने पर मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं दवाई भी और कड़ाई भी, वैक्सीन के पहले भी और वैक्सीन के बाद भी अभी लगातार जारी हमें रखना होगा। अन्यथा हमें एक खतरा और सामने है और वो खतरे को हमें टालना है, और वो खतरा है तीसरी वेव का। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार, ये नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन अब अदृश्य है, अपना रूप भी बदल रहा है। जैसे कि हम स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं तो वायरस भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। हमें इसे लेकर बहुत सतर्क रहना है। आप कोविड से जंग में इस नए मंत्र पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये कोइंसिडेंस ही कहा जाएगा या कुछ भी कह लीजिए। पिछले 2 महीने से मैंने कहा कि ग्रामीण लोग जब बहुत ज्यादा संख्या में ग्रसित हो रहे थे और उनकी मृत्यु भी हो रही थी तो मैंने कहा कि देखिए, बहुत सारे गांव हमारे देश में 7 लाख से ऊपर गांव की संख्या है। अगर उत्तर प्रदेश जिससे मैं आता हूं उसकी बात करूं तो 97,000 यानी 97,000 गांव हैं।
जी। हर गांव में टेस्टिंग की सुविधा करना और टेस्ट की रिपोर्ट टाइम से देना, क्योंकि टेस्ट अगर मान लीजिए कर भी लिया आपने जी। तो उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। और उस बीच उस मरीज का क्या होगा। तो लगभग 1.5-2 महीने पहले मैंने भी एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसको मैंने नाम दिया रूरल कोविड पेशेंट केयर। और इसमें मैंने कहा कि नहीं भाई, आप जांच और इसके चक्कर में मत पड़िए। मैंने एक नारा दिया, उसका नाम है, बहुत पॉपुलर हो गया है वो नारा, उसका नाम है न जांच न रिपोर्ट करो कोरोना पर सीधी चोट। वाह वाह, क्या बात है। न जांच न रिपोर्ट। मैंने सभी कहा, गांव प्रधान है, अभी नए ग्राम प्रधान चुन के आए थे, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत चुनाव हुआ जी। तो मैंने प्रधानों से अपील की कि भाई आप बूंदी के लड्डू या मिठाई मत ग्रामीण अपने वोटरों को मत खिलाना, बल्कि उनके लिए पल्स ऑक्सीमीटर का इंतजाम कर देना। जब मुस्लिम भाइयों की ईद आई तो मैंने कहा भाई ईदी में कुछ देना या न देना, गरीब को पल्स ऑक्सीमीटर दे देना अपने गांव के ग्रामीणों को। ईद में सेवैयां खिलाया या न खिलाना, लेकिन दवाइयां जरूर दे देना। तो ये 2-3 नारे मेरे काफी पॉपुलर हुए, लोगों से मैंने अपील की तो लोग बढ़ चढ़ कर आए। और पल्स ऑक्सीमीटर में मैंने कहा 2 मैजिक नंबर याद रखो, एक 94, मैजिक नंबर 94 और एक मैजिक नंबर 90। ये 2 मैजिक नंबर से मेरा नाम काफी पॉपुलर हो गया है कि डॉक्टर सूर्यकांत कहते हैं कि ऑक्सीजन के 2 मैजिक नंबर याद रखिए, 94 एंड 90। 94 से नीचे अगर किसी मरीज की पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन आता है तो बिना जांच किए और उसको कोरोना का ट्रीटमेंट दे दीजिए जी। और बहुत ही छोटा ट्रीटमेंट मैंने डिवाइस किया है, सिर्फ 4 दवाएं 5 दिन, दैट्स ऑल। आदमी खरीदेगा अभी थोक मार्केट से तो 50-60 रुपए में मिल जाएंगी। तो इस ग्रामीण के लिए जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई मैंने, यानी डॉक्टर सूर्यकांत ने, वो ईश्वर की कृपा से काफी फलीभूत हुई। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश ही नहीं, 6-7 राज्यों से हमारे पास फोन आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं और डिफरेंट जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने भी इसको डिसमिनेट किया। मैं आपको बता दूं, कल ही लौटा हूं मैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे भेजा था वाराणसी के कोरोना रिव्यू के लिए, यानी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लिए जी। अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है वाराणसी, हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। लेकिन वहां भी कुछ केसेस काफी बढ़ रहे थे, मृत्यु दर भी काफी ज्यादा हो रही थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी बनाई, सिर्फ एक सदस्य, और वो एक सदस्य कौन है मेंबर, उसका डॉक्टर सूर्यकांत जी। तो मुझे भेजा 4 दिन पहले, मैं कल ही लौटा हूं रात को। और पूरे जो वहां पे एक पंडित राजेंद्र मिश्रा करके हॉस्पिटल बना है कोविड का, आपको मालूम हो राजेंद्र मिश्रा जी बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया था। तो उनके नाम से कोविड हॉस्पिटल बनाया है भारत सरकार के DRDO ने, और इसको चला रहे हैं हमारे आर्मी के सब फौजी भाई। तो मुझे पहली बार तो बहुत अच्छा लगा कि फौजी के सब, फौज के डॉक्टर्स थे, सब वहां पे फौज के लोग थे। और मुझे जो है वो वहां पर रुकाया भी गया, वो भी कैंट एरिया में रुकाया गया। तो बहुत अच्छा लगा उन सबसे मिलके, और वहां पे क्या चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा प्रोटोकॉल्स और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते थे, इसके लिए मुझे भेजा गया था। वो सब मैंने अपने हिसाब से किया, फिर कल शासन को उसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहा हूँ जी। लेकिन ये कितना संयोग है कि 1.5-2 महीने पहले जो मैंने ग्रामीण चिकित्सा के लिए एक प्रयोग किया अपना, कि भाई न जांच न रिपोर्ट करो कोरोना पर सीधी चोट जी। और प्रधानमंत्री जी भी 3-4 दिन पहले कहते हैं कि जहां बीमार वहीं उपचार जी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी टेलीपैथी होती है, कुछ ऐसी टेलीपैथी समझ लीजिए ऐसी हुई। और मुझे भी ऐसा लगता है कि 7 लाख से ऊपर गांव में आप जांच की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, रिपोर्ट की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। हर गांव में लक्षण हो कोरोना के और ऑक्सीजन के नीचे 94 हो तो उसको तुरंत कोरोना का ट्रीटमेंट एज इट इज पूरा पैकेट वहां थमा देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं सिद्धार्थ जी, इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला है कि बहुत सारे NGO, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, उन्होंने इन 4 दवाएं 5 दिन की उसके पैकेट बना के कि भाई ये डॉक्टर सूर्यकांत ने जो दवाएं बताई हैं, और इसके साथ ही एक पल्स ऑक्सीमीटर वाला अपना वॉलंटियर भेज के जी। और गांव में ऑक्सीजन सबकी नाप के, एक तरफ से नाप के, और जिस की 94 से नीचे निकली उसको लोग वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं जी। ये बहुत ही मुझे लगता है कि अब तक की जो, जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस करने की बात कर रहे हैं और बहुत उन्होंने सावधान रहने के लिए कहा था। और आपका जो ये मंत्र है, न जांच न रिपोर्ट करो कोरोना पर चोट, निश्चित तौर पर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर जो है कोविड से बचाव के लिए बहुत अहम होगा। और डॉक्टर सूर्यकांत, मैं कह रहा हूँ कि जितने दर्शक सुन रहे हैं जी,
वो भी अपने गांव में 1-2 पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कर लें। बहुत सिंपल है, उंगली को सैनिटाइज कर करके आप 1-2 पल्स ऑक्सीमीटर भी होगा ना, सबकी आप ऑक्सीजन नाप लेंगे जी। और जिसकी भी कोई किसी को जुकाम है, बुखार है, थोड़ी बहुत सांस फूल रही है और साथ में 94 से नीचे ऑक्सीजन आ गई है, तो आप 100% मानिए, 99% नहीं 100% मानिए वो कोरोना से पीड़ित है, इसीलिए उसकी ऑक्सीजन नीचे जा रही है और बिना जांच रिपोर्ट का इंतजार करती है उसको वो दवा दे दीजिए। बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा सुना जाता है, तो मुझे लगता है कि आपकी ये बात जो है देश के सबसे जो दूर और सुदूर क्षेत्रों में लोग हैं वहां तक पहुंच रही है और वो निश्चित तौर पर इन बातों का पालन करेंगे। डॉक्टर सूर्यकांत, इस समय कोविड के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी बीमारी की इस समय चर्चा है वो है म्यूकोरमाइकोसिस, और कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है। क्या कारण है इस बीमारी का? कर दिया है जी। तो क्या कारण है इस बीमारी का, इसके लक्षण और बचाव के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? जी, मेरा भी इस बीमारी पर थोड़ा सा डिफरेंट रवैया है। मैं खुल के बोलूंगा और तथ्य के साथ बोलूंगा, फैक्ट के साथ बोलूंगा जी। आपके श्रोता तैयार रहे मैं इस पे क्या बोलने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, पूरे मीडिया में एक 15 दिन से एक मैसेज जारी है, एक हवा बनाई जा रही है कि जैसे स्टेरॉइड सूंघ भी लोगे, छू भी लोगे तो ब्लैक फंगस हो जाएगा। जी, एम आई राइट? यस। आप कोई मीडिया देख लीजिए, कोई चैनल देख लीजिए, ऐसा प्रोपगेट किया जा रहा है कि स्टेरॉइड, अरे भाई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से लेकर राष्ट्रीय एजेंसी ने कहा कि कोविड के मरीज को 2 ही चीजें जान बचाती हैं, एक ऑक्सीजन और स्टेरॉइड। और डॉक्टर सूर्यकांत, आज तो सरकार ने ये भी कहा कि इसको ब्लैक फंगस कहने से बचना चाहिए क्योंकि एक मिसनोमर है ये। जी, मिसनोमर तो है ये इस फंगस का रंग काला नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये फंगस जो है वो नेक्रोसिस करता है, यानी उसी तरह शरीर के अंगों को गलाता है जिस तरह दीमक आपके फर्नीचर को गला देती है। आपने देखा होगा दरवाजे या लकड़ी पर फंगस लग जाए कहीं मेज वेज पे, तो आप देखिए उसको वो कुतरने लगती है। उसी तरह ये फंगस है कि जिस अंग में लग जाए वहां कुतरने लगता है, नेक्रोसिस करता है तो वो काला पड़ने लगता है, इसलिए उसका नाम ब्लैक फंगस इसलिए कहा गया। इट्स अ मिसनोमर रियली। तो मैं आपको बात कर रहा था कि काले फंगस के वो क्या कारण है, किसमें काला फंगस होता है, किसमें ब्लैक फंगस होता है या म्यूकोरमाइकोसिस होती है। जी। नंबर एक वो मरीज जो अस्पताल में लंबे समय से भर्ती है। हेलो? जी बिल्कुल। जो लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है। नंबर 2, जिनकी बहुत सारी नलियां लगी हुई हैं। मैं अक्सर कहता हूं अस्पताल में जब आप भर्ती होते हैं तो बहुत सारी नलियां लगाई जाती हैं। मैं हंसी मजाक में ये भी कहता हूं कि ये हॉस्पिटल के ऑर्नामेंट्स हैं, अस्पताल के आभूषण हैं। जी बिल्कुल। नाक में ऑक्सीजन की नली लगाई जाएगी, हाथ में ग्लूकोज की ड्रिप की नली लगाई जाएगी, एक वेंटिलेटर की नली लगाई जाएगी, एक कैथेटर यूरिन के लिए डाला जाएगा, एक राइस ट्यूब भोजन के लिए खाने के लिए डाली जाएगी, वगैरह वगैरह। 5 तरह की नलियां पड़ती हैं कम से कम। इन 5 नलियों में ह्यूमिडिटी के कारण ये फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस ग्रो करता है। क्योंकि ये एनवायरमेंटल फंगस है, नॉर्मली ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अक्सर सली गड़ी लकड़ी, दूषित हवा, दूषित जगह, नमी, सीलन, आपने देखा हो घर में जैसे कूलर होता है उसमें पानी भरा हुआ है 10 दिन से आपने बदला नहीं तो उसमें फंगस लग जाता है। आपने घर में देखा होगा ब्रेड है, बहुत दिनों से आपने इस्तेमाल नहीं किया, ऐसी रखी हुई है तो उसमें भी फंगस लग जाता है। मिठाई है, हफ्ता 10 दिन से आप नहीं खा पाए, डिब्बे में रखी हुई है, फंगस लग जाता है। तो किसी नई चीज में फंगस नहीं लगता, पुरानी चीज में लगता है। इसी तरह जिन लोगों की इम्यूनिटी है वो बिल्कुल मत डरे, उनको कोई काला नीला पीला फंगस नहीं होगा। जी। और जो लोग होम आइसोलेशन में अपने घर पे ही इलाज करा ले रहे हैं उनको ब्लैक फंगस बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं आपके श्रोताओं को क्लियर कर दूं कि वे लोग भले ही उन्होंने 2-4 दिन 10 दिन का स्टेरॉइड खा लिया है, वो बिल्कुल चिंता न करें। अब दिक्कत ये हो गई कि जब से ये माहौल बन गया मेरे पास फोन आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने भी 5 दिन स्टेरॉइड खा गया तो मुझे काला फंगस हो जाएगा क्या, मैंने 1 हफ्ता स्टेरॉइड। भाई इन सब लोगों को बिल्कुल काला फंगस नहीं होगा। काला फंगस तब होता है जब ऐसा व्यक्ति जिसको कोविड के कारण लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, साथ में डायबिटीज है और फिर हाई डोज स्टेरॉइड चला, उसके कारण शुगर बढ़ गई तो और ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर हो गई और फिर फंगस ग्रो करने का, भाई कहते ना जहां चीनी होगी वहां चीटा होगा, जहां चीनी होगी वहां चीटी होगी। कहावत थी पहले गुड़ की कहावत कही जाती थी, जहां गुड़ होगा वहां चीटा होगा। अब चीनी की कही जाती है जहां चीनी होगी वहां चीटा होगा। तो हाई शुगर लेवल के कारण ये फंगस जो है, जो नॉर्मली आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो ये मल्टीप्लाई करने लगता है
और कहता भाई ये तो लंगर चल रहा है, खा लो जम के, कुतर लो जो ऑर्गन कुतर पाओ। तो देखिए जो कोविड है वो ACE2 रिसेप्टर से इसका सीधा नाता होता है। जहां ACE2 रिसेप्टर होते हैं वही ज्यादा मल्टीप्लाई करता है। तो ACE2 रिसेप्टर कहाँ ज्यादा होते हैं? नाक में ज्यादा होते हैं, साइनस में ज्यादा होते हैं, फेफड़े में ज्यादा होते हैं, आंख में ज्यादा होते हैं, ब्रेन में ज्यादा होते हैं। इसीलिए नाक का काला फंगस, फेफड़े का काला फंगस, साइनस का काला फंगस, आंख का काला फंगस और ब्रेन का काला फंगस, यही 5-6 जगह मिलती है फंगस को ग्रो करने में, क्योंकि यहीं पे कोरोना ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा होता है और यही बुलाता है, आओ भाई आइयो, चोर चोर मौसेरे भाई, हम आए वायरस, तुम हो फंगाई, दावत चल रही है, लंगर चल रहा है, आओ तुम भी खाओ। जी जी। तो डॉक्टर सूर्यकांत, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसे ये बीमारी हो गई है, कैसे पहचानेगा? देखिए क्या करना है, मैं बता दूं, सबसे पहली नजर रखनी है नाक पे। जी। नाक बहुत देखिए महत्वपूर्ण होती है। सुपर्णखा की नाक कट गई कि पूरा युद्ध हो गया। जी। तो इसलिए नाक का बहुत विशेष महत्व है और नाक पे नजर रखिए। जी। नाक पर नजर रखिए और नजर पे नजर रखिए। यानी नाक से अगर कोई अंदर काला काला दिख रहा है, नाक बंद हो रही है, नाक से काला पानी आ रहा है, या आपके नाक के नीचे जो साइनस होते हैं उसके कारण कोई चेहरे में सूजन आ गई है, चेहरे में एक तरफ सुन्नपन आ गया है, चेहरे में काला निशान आ गया है, या आंख और नाक अक्सर जहां चश्मा वो लगा रहता है वहां पे कोई काला दिखने लगा है, आंख लाल हो गई है, आंख से रोशनी कम हो गई है, या 1 के 2 नजर आने लगे हैं जी, या दिमाग में झटके, दिमाग में इन्वॉल्व तो झटके, यानी जैसे मिर्गी में झटके आते हैं वैसे इसमें भी झटके आने लगते हैं जी, या फेफड़े में अगर फंगस हुआ तो काला खून, यानी खांसी के साथ खून भी आने लगेगा और सांस ज्यादा तेज फूल जाएगी और बुखार भी तेज हो जाएगा। तो ये सब लक्षण हैं जो इंडिकेट करते हैं। इसके साथ साथ साइनस और देखिए ऐसा ना, आपका दांत, नाक, आंख आपस में कनेक्शन होता है तो जबड़ा भी हिलने लगता है, दांत भी थोड़े दर्द करने लगते हैं, दांत में भी वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरह से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी कुछ होने लगती हैं जी। और डॉक्टर सूर्यकांत जी ये सब लक्षण होते हैं जिसके आधार पर फिर नाक का स्वाब का टेस्ट किया जाता है या बायोप्सी की जाती है और उसमें काला फंगस की पुष्टि होती है जी। और म्यूकोरमाइकोसिस क्या कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे में फैल बिल्कुल नहीं है। गलती से भी ये मत सोच लीजिए कि आपके रोगी को फंगस हो गया, आप उसके साथ चले जाएंगे, बैठ लेंगे या पास में, तो आपको ब्लैक फंगस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ब्लैक फंगस उसी को होगा, म्यूकोरमाइकोसिस उसी को होगी जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बहुत कमजोर है। आप सोचिए कि इतनी कमजोर है कि जो फंगस, साधारण फंगस जो शरीर में, मानव शरीर को किसी तरह का कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसकी भी इतनी हिम्मत पड़ गई कि आप देखिए ना, जब डेड बॉडी हो जाती है तो कुत्ता चील भी उसको खाने लगते हैं जी। आप ऐसे सोचिए, लेकिन जीवित शरीर को कोई कौवा थोड़ी नोचने लगता है। तो जब शरीर की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि फंगस को भी मौका मिल गया अपना खेल खेलने का, तो वो भी अपना खेल खेलने लगता है, वो भी थोड़ा बहुत कुतरने लगता है उस अंग को। तो ये नॉन इन्फेक्शियस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दूसरे से फैल जाए। डॉक्टर सूर्यकांत, आपने ब्लैक फंगस को और इन सारी जो इससे रिलेटेड बातें थी उसको इस तरीके से समझाया हमारे श्रोताओं को, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोगों के अंदर शंकाएं रही होंगी उनका निवारण हो गया होगा। जी एक बार आश्वस्त कर दूं, जो लोगों को छोटी मोटी कोविड की बीमारी है, इवन 90 तक जिनका ऑक्सीजन चला गया है, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो घर में इलाज करा रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन के सपोर्ट से या वैसे भी, उनको बिल्कुल डरने की जरूरत है। उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोई फंगस नहीं होगा, न काला, न पीला, न नीला, न सफेद। बस खाली ध्यान रखिए, वो जो ऑक्सीजन अगर आपने लगा रखी है तो ऑक्सीजन में जो ट्यूबिंग होती है उसको थोड़ा बीच बीच में बॉईल करते रहिए। जो पानी है उसको बदल दीजिए डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर अगर नहीं है, मेरे ग्रामीण भाई है, उनके पास कहाँ से डिस्टिल वाटर आया, तो पानी उबालिए, ठंडा करिए और उसमें भर दीजिए ताजा। यही सोर्स है जो आपके मरीज में जा सकता है। घर में अगर कूलर रखा है उसमें पानी भरा है तो पानी हटा दीजिए। और वैसे भी ह्यूमिडिटी जी सुन रहे हैं। हाँ, पानी हटा दीजिए। घर में जाला न लगा हो, घर में नमी न हो। आपके अरे भाई, फंगस के लिए 2 चीजें चाहिए, एक फंगस का सोर्स और दूसरा चाहिए खराब इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी तो हम मान लेते हैं, चलिए भाई आपका मरीज है, उसको कोविड हो गया है तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर रही होगी तभी तो कोविड हुआ होगा जी। लेकिन फंगस जो ग्रो ही नहीं करेगा घर में, तो फंगस हो कहां से जाएगा। और फंगस के सोर्स जैसे मैं बताया, एक ऑक्सीजन का पाइप हो सकता है,
तो उसके लिए मैंने सावधानी बता दी। दूसरा, घर में जिसमें रोगी है उसमें सीलन नहीं होनी चाहिए, जाले नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कूलर के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। पानी भरा रहेगा, आप उसको बदलना भूल जाएंगे तो उसमें फंगस ग्रो कर जाएगा। बस यही 3-4 चीजें याद रखनी है घर में, बिल्कुल कोई फंगस अंटर नहीं मारेगा। और गांव में ये भी नहीं है कि गांव में कच्चा घर होगा, गोबर से और चूना से उससे पुताई होगी तो उसमें फंगस होता, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, गोबर तो इतना एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल है कि अगर आपका गोबर से लिपा हुआ पुता हुआ घर है, ग्रामीण भाई सुन लें खास तौर पे, तो फंगस की 7 पुश्तें उसमें नहीं आ पाएंगी। छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल डरना। मुझे लगता है डॉक्टर सूर्यकांत सारे भ्रम आपने दूर कर दिए इन बातों के जरिए, और बहुत सरल शब्दों में इसको समझाया ताकि आम जो लोग हैं उन्हें इस बात की जानकारी, नाम हालांकि काफी भारी भरकम है म्यूकोरमाइकोसिस, लेकिन जो बातें आपने बताई तो उससे मुझे लगता है कि एक अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता है, जल्दी लक्षण की पहचान हो जाती है तो लोग सतर्क हो जाएंगे और उसके लिए जो है वो कंसर्न डॉक्टर के पास जा पाएंगे। और बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं हमेशा की तरह, और हमारे आज के पहले कॉलर मध्य प्रदेश में शिवपुरी से यशवंत जैन जी हैं। जानते हैं उनका क्या सवाल है। यशवंत जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। आप बनारस हो गया उसके लिए तो धन्यवाद। आपने जो 4 दवाइयों का जो पैकेट बताया है कि जो 4 दवाइयां हम अगर गांव में अवेलेबल करा दें तो उससे क्या इस समस्या का हल हो जाए। और हमारे डॉक्टर मिलिंद साठे हैं इंदौर में, उनने भी इस तरह के पैकेट बना करके जो बिल्कुल लोगों के लिए बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन बस एक जो दवाइयां हैं उनके नाम आप बता दें तो हमें ज्यादा सहूलियत होगी। नहीं बिल्कुल बता देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 4 दवाइयां उन्हीं को खिलानी है जिनको कोविड के कुछ लक्षण है, और साथ में ऑक्सीजन का लेवल कितना है बताइए, आप बताइए ऑक्सीजन का लेवल कितना है? 90 94 से कम। ठीक, मैजिक नंबर 94, मैजिक नंबर 90। 94 और 90 के बीच में ऑक्सीजन है। साथ में ये ध्यान रखें कि अस्पताल कब ले जाना है। अस्पताल में भर्ती करवाना है जब मरीज की 90 से नीचे ऑक्सीजन आ जाए, या मरीज के होंठ और नाखून ये सब नीले हो जाएं, और या फिर मरीज की बेहोशी आने लगे, बुखार 104 से नीचे ना उतरे। ऐसी कोई अगर और ऐसी कोई समस्या होती है तो 90 के नीचे ऑक्सीजन या इन लक्षणों में से कोई है तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। फिर इन दवाओं पे आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। इन दवाओं के नाम है पैरासिटामोल, जो कि सब कोई जानता है, बुखार होगा 99 से ऊपर तब दी जाएगी। आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की गोली, ये रात को खाने के 2 घंटे बाद खाई जाएगी 5 दिन तक, केवल 5 दिन तक। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का कैप्सूल है, एक सुबह शाम खाने के बाद दिया जाएगा, वो भी 5 दिन तक। और एक प्रेडनिसोलोन की दवा है 20 मिलीग्राम की, एक गोली रोज सुबह नाश्ते के बाद, ये भी 5 दिन तक। बस इन 4 दवाओं को 5 दिन तक इस्तेमाल करिए। फायदा बीच में कभी भी आपको लगे कि नहीं हो रहा है बल्कि बीमारी बढ़ रही है तो फिर भाई अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया, या तो मरीज बेहोश होने लगे, या नाखून, जीभ और जबान ये नीले पड़ने लगे, 104 के नीचे बुखार ना उतरे, और 90 से नीचे ऑक्सीजन चली जाए तो अस्पताल आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप कहें कि डॉक्टर सूर्यकांत या आपके जो डॉक्टर साहब जिनका नाम बता रहे थे आप, उनकी दवा लेके और आप आश्वस्त हो जाएं, लेकिन मरीज की मॉनिटरिंग करना जरूरी है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अगर कम लक्षणों के साथ अगर आपको कोविड है तो आप इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं। और डॉक्टर सूर्यकांत, कई बार पोस्ट कोविड लोगों को दोबारा बुखार आ जाता है या लंबे समय तक लोग शिकायत करते हैं कि हमें खांसी आ रही है, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए बिल्कुल ठीक बात है। हम कोविड को 3 भागों में, आपके दर्शकों को मैं समझदारी के हिसाब से बता दूं कि कोविड के संक्रमण को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले 3 हफ्ते जिसको हम कोविड पीरियड कहते हैं, जिसमें पहले 5 दिन वायरस का संक्रमण तेजी से होता है। पहले 5 दिन जब वायरस का संक्रमण तेजी से होता है, ऑक्सीजन 94 से ऊपर रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत खांसी बुखार आ सकता है, उस दौरान स्टेरॉइड नहीं देने। जी, ये स्टेरॉइड वायरस की संख्या को बढ़ा सकते हैं, इसको वायरस की रेप्लिकेशन फेज कहते हैं। जी, 5 दिन के बाद जब ऑक्सीजन 94 से नीचे गिरने लगती है तो उस समय 2 ही चीजें जिंदगी बचाती हैं आपकी, एक ऑक्सीजन और दूसरी स्टेरॉइड। और तीसरी चीज जो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए अक्सर मैं कहता हूं कि मरीज को पेट के बल लिटा दीजिए, तो भी 5 से 10% ऑक्सीजन बढ़ती है, लेकिन 5-10 मिनट पेट के बल नहीं लिटाना है, 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे पेट के बल लिटाना है। और 2 स्थिति में पेट के बल नहीं लिटाना है, एक खाने के तुरंत बाद मरीज को नहीं लिटाना है पेट के बल, और दूसरा गर्भवती महिलाओं को पेट के बल नहीं लिटाना है। इसके अलावा अब 3 हफ्ते तक ये जो
मरीज है ये ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अस्पताल में भर्ती होके या ऑक्सीजन सपोर्ट से या साधारण दवाओं से जो अभी हमने अभी बताई, या मध्य प्रदेश के डॉक्टर साहब, या ऐसे बहुत से हमारे देश में डॉक्टर हैं जो अपने अपने यहाँ बंटवा रहे हैं दवाएं। ये अब असली जो काम शुरू होता है वो पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड को हम 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला हो गया कोविड का पीरियड, जिसको पहला 3 हफ्ता कहते हैं। अगला पीरियड जो है वो 3 महीने का है, इसको हम कहते हैं पोस्ट एक्यूट कोविड। जी। इस पोस्ट एक्यूट के कोविड में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं जो कोविड के आखिरी 5 दिनों में भी हो सकती हैं और पोस्ट कोविड के शुरू के हफ्ते में भी हो सकती हैं। जी। ये 3 चीजें क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? एक तो फेफड़े पर हाई फ्लो ऑक्सीजन का और वेंटिलेटर का इतना दबाव पड़ता है कि लंग से थोड़ी बहुत एयर लीक कर जाती है। जी। इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं निमोथोरेक्स या निमोमीडियास्टम, और कभी कभी त्वचा के नीचे भी हवा भर जाती है, इसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। जी डॉक्टर सूर्यकांत, समय कम है तो थोड़ा संक्षेप में आपसे चाहेंगे इसका जवाब। जी जी। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है थक्के बन जाना, आपने सुना होगा थ्रोम्बोसिस हो जाना। जी। और तीसरी प्रॉब्लम है ब्लैक फंगस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जी। तो ये पहले कोविड पीरियड के आखिरी हफ्ते में होती है या जो पोस्ट एक्यूट कोविड है उसके पहले हफ्ते में होती है। तीसरा है फेज जो 3 महीने के बाद भी इसको सिम्टम रह सकते हैं, उनको हम कहते हैं पोस्ट क्रोनिक कोविड। और इस पोस्ट क्रोनिक कोविड में या एक्यूट कोविड के लास्ट फेज में ज्यादातर समस्याएं होती हैं, वो होती हैं मानसिक समस्याएं। कुछ फेफड़े की समस्याएं, जैसे सांस कुछ लोगों की बाद में भी फूल सकती है। जिनका सीटी स्कैन में सीटी स्कोर 15 से ज्यादा है उन लोगों को थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस हो जाती है लंग में, उनकी सांस बाद में भी फूल सकती है। कुछ लोगों को नींद कम आती है, कुछ लोगों का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, कुछ को थकान रहती है, कुछ को कमजोरी रहती है, बहुत सारी बॉडी में वीकनेस रहती है। जी, तो इसमें करना क्या है? तो ये सारे जो लक्षण हैं ये पोस्ट कोविड के हैं और ये भी बड़ी मात्रा में लोगों को हो रहे हैं। इसमें आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और छोटी मोटी दवाओं का प्रयोग, कुछ लंग की फिजियोथेरेपी, प्राणायाम और कुछ चेस्ट की फिजियोथेरेपी करा के आप ठीक हो सकते हैं। जी। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां से मोहम्मद असलम जी अपने सवाल के साथ हैं। जी। हेलो मोहम्मद असलम जी, नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं डॉक्टर सूर्यकांत बोल रहा हूँ। जी बोलिए। डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से नांगल चौकी से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? बोलिए बिजनौर से। जी सर जी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे ज्यादा कमजोर इंसान है, जैसे शरीर में ज्यादा कमजोरी आ रही जी, तो जैसे दूध और गुड़ हो गया, जैसे उबाल के चने हो गए, तो ये सही रहेगा? कोई और चीज बता दो। आपको कोविड के बाद में कमजोरी आ रही है? कौन सी कमजोरी की बात कर रहे हैं आप? ना मतलब जैसे ठीक ठाक है, मतलब कमजोरी से आ गया। हाँ, तो क्या आप खाना चाहते हैं? चने? क्या बोला आपने? जी डॉक्टर। उबाल के चने, जैसे दूध और गुड़ हो गया। अरे बिल्कुल चने खाइए, चने तो घोड़ा खाता है। देखिए घोड़ा में कितनी ताकत होती है। आप अंकुरित चने भी खा सकते हैं, उबले चने भी खा सकते हैं इस मौसम में। लेकिन एक चीज जो कोरोना से ग्रसित है और जो कोरोना से नहीं ग्रसित है वो जरूर ध्यान रखें, और वो ये कि पानी वाले जो फल हैं वो जरूर खाएं। और इसमें 3 चीजें मैं इस समय रिकमेंड करूंगा: खीरा, खरबूजा और तरबूज। आप सेब खाएं या न खाएं, आप केला खाएं या न खाएं, पपीता खाएं या न खाएं, चेरी खाएं या न खाएं, प्लम खाएं या न खाएं, वो सब छोड़िए, हाई फाई फल बहुत महंगे होते हैं। आप जो है जो गांव में आसानी से मिल जाते हैं, खीरा, खरबूजा और तरबूज, ये 3 फल मैं कहूंगा कोविड से जो ठीक हो चुके हैं वो भी खाएं और जो नहीं, जिनको कोविड हुआ है वो भी खाएं। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसमें पानी काफी मात्रा में रहता है और मिनरल्स भी काफी मात्रा में रहते हैं, विटामिन भी काफी मात्रा में रहते हैं। और डॉक्टर सूर्यकांत अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद। श्रोताओं आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर सूर्यकांत ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ इजाजत दीजिए। सिद्धार्थ को नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए
लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।